Assalamualaikum बच्चों. Please confirm if you can hear me. नजर स्क्रीन नजर आ रही सबको? आज स्टार्ट करें. कोई गारंटी नहीं है आज की क्लास में पेपर पूरा होगा या नहीं होगा. बट माय प्लान इज़ टू टेक द क्लास टिल 9 एंड फिनिश द पेपर इंशाल्लाह. सही है. सो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ. बस हम पेपर शुरू कर देते हैं. रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है. CAIE AS लेवल फिजिक्स पेपर 1 1 2 मई जून 2024. 1 और 15 मिनट्स आपका टाइम है. 40 क्वेश्चन हैं आपके और हर क्वेश्चन का एक नंबर है तो 40 मार्क्स, राइट? सो दैट्स बेसिकली इट. ये आपको डेटा दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिए हुए हैं. और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. आसान क्वेश्चन पे हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें. ठीक है. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? ठीक है. ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती और मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. तो आई डोंट थिंक दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड टू मच. पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया. ठीक है. द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी x हैज़ अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 2%. द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी y हैज़ अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 4%. Quantity w is calculated from x and y. W has a percentage uncertainty of 8%. What could be the relationship between w, x and y? ऑल राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है. सिंपल सिंपल बात है कि 2 और 4 से ऐड अप होके 8 कैसे आ सकता है. सो द ओनली वे दैट कैन हैपन इज कि अगर आप 2% जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में 4% ऐड करो तो ये 8% आ जाता है. तो यहाँ पे x जो है, इसका मतलब है कि हमें ये पता चल रहा है कि x पे स्क्वायर होगा लाजमी. जो भी फॉर्मूला हो, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है. y की पावर 1 ही होगी, उस पर कुछ भी नहीं होगा. और w की भी सिमिलरली पावर सिंपली यहाँ पे 1 होनी चाहिए. कोई कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं बीच में, पाए 2 पाए ये वो ब्ला 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 कुछ भी आ सकता है. रिमेंबर ये जो 2 है यहाँ पे, दिस मीन्स कि x की पावर 2 होनी चाहिए. डज नॉट मीन कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा. दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो x का स्क्वायर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, y की पावर यहाँ नज़र आ रही है, w यहाँ नज़र आ रहा है. डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अगेन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है ये क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Football is kicked so that it moves vertically upwards through the air. What is the variation in air resistance and resultant force acting on the ball as it moves vertically upwards? Okay, जब बॉल अपवर्ड्स मूव कर रही है, या देखो मूव अपवर्ड्स कर रही है बॉल, तो वेट तो इसका डाउनवर्ड्स है, वो तो कांस्टेंट है. वेट कांस्टेंट रहता है. ठीक है. अब बॉल क्योंकि अपवर्ड्स मूव कर रही है तो एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड्स होगा. ठीक है. ऊपर जाते हुए बॉल की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी. अगर बॉल की स्पीड डिक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज होना चाहिए. अब यहाँ पे बॉल अपवर्ड्स मूव कर रही है तो इसलिए एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड्स है, वेट भी डाउनवर्ड्स है. बॉल अपवर्ड्स मूव कर रही है तो इन दोनों को ऐड अप होकर रिजल्टेंट फोर्स आती है. अब डब्ल्यू तो कांस्टेंट है. डब्ल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन क्योंकि आर डिक्रीज कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स को भी डिक्रीज करना चाहिए. करेक्ट. तो दोनों के साथ डिक्रीज आना चाहिए. सो 3 का ए बनना चाहिए जो कि है. क्लियर हुआ बच्चों? ऑलराइट. अभी तक कोई बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मेरे साथ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हर पेपर में एक या दो सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें मैं खुद भी फंस जाता हूँ. सो लेट्स सी. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अच्छा, इस तरह के सवाल बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपने. ठीक है. नॉट करेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपने पहला, आपको अगर लगता है ना ऑप्शन ए भी आंसर है, तो आपने फिर भी सारे ऑप्शन गौर से देखने हैं.
अब जो गलत स्टेटमेंट है उसमें गलती निकालनी है, और जो सही स्टेटमेंट्स हैं उनको देखने के सही कैसे हैं। एक्सेलरेशन कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो दिस इज नॉट द आंसर। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात लिखी है, तो ये भी आंसर नहीं है। डेट डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट थी जो हमें यहाँ पे चूज करनी थी। ठीक है, ये हो गया आपका 4। क्लियर है? चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तब तक मैं एक चीज़ देख लूँ ज़रा। एनी हाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, शोज अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन विच अ फेदर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब ऑफ लेंथ एल। क्योंकि फेदर है, तो आप सोच रहे हो कि शायद एयर रेजिस्टेंस का यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इवैक्यूएटेड ट्यूब है, वैक्यूम है, तो एयर रेजिस्टेंस इग्नोर होगी। तो अब आपके फ्री फॉल वाले कॉन्सेप्ट और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे, एक्सेलरेशन 9.81 होगी, ठीक है। feather takes time t to fall from top to bottom of the tube. How far does the feather fall from the top of the tube in a time 0.5 t? आधे टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आधा टाइम तो कवर नहीं करेगा, तो 0.5 डेफिनेटली आंसर नहीं होगा, बिकॉज साथ साथ वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी ज़रा इक्वेशंस ऑफ मोशंस के साथ काम करते हैं। सो हमारे पास टाइम का फैक्टर है, हमें एक्सेलरेशन पता है, टाइम हमें इंक्लूड करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें इंक्लूड करनी है। मुझे जो नज़र आ रहा है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, बिकॉज इनिशियल स्पीड आपको पता है कि आपकी ज़ीरो है। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब उसको पहली सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिया हमें। तो एस की जगह आ जाएगा एल, कि पूरा ज़ीरो हो जाएगा यू इंटू टी, और ये 1/2, और ए की वैल्यू जी होगी सिंपली, मतलब वो जी लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, आपकी मर्जी है, जी लिख लो, ए लिख लो, डजेंट रियली मैटर। एंड देन टी जो है वो आपका ये वाला टाइम है। ठीक है, सो एल का डिस्टेंस वो कंप्लीटली पूरा फॉल करता है इन टाइम टी स्क्वायर। अब इसमें दिस इंटायर पार्ट इज कांस्टेंट, सो एल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, इससे अब अगर आप इतने जीते हैं तो आप पहले ही बता सकते हैं कि टाइम आधा होगा तो एल जो है वो 0.25 हो जाएगा। राइट, सो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ इन दैट सेंस, तो यू कैन ऑलरेडी से कि अगर टी को आधा होगा तो एल जो है वो 0.25 हो जाएगा, और जवाब आप डायरेक्टली पिक कर लेंगे, आपका बी आ जाएगा। बट इफ़ यू वांट, you can make an equation out of this, you know, whenever you have direct proportion you can write such an equation। ये हमने different chapters के अंदर, डिफॉर्मेशन के अंदर, इंटेंसिटी के अंदर, जो वेव्स की इंटेंसिटी डिफरेंट जगहों पे इसको रख के देखा है कि भाई एल डिस्टेंस वन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वन अपॉन डिस्प्लेसमेंट टू इज इक्वल्स टू टाइम वन अपॉन टाइम टू, और क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर भी लग जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एस वन की जगह रखोगे एल, एस टू आपने निकालना है एक तरह से, टी वन की जगह आपने रखा था टी, यहाँ पे आपने रखना है 0.5 टी, और इसका आपने स्क्वायर करना है। तो टी अपॉन 0.5 टी आता है टू, टू का स्क्वायर आता है फोर, राइट साइड पे फोर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एल अपॉन एस टू, तो एस टू इज एल अपॉन फोर। राइट, इसको रीअरेंज कर लो ऐसे ही, तो आपके पास जवाब आ रहा है 0.5 टी। ठीक है,
सो हमने प्रोपोर्शनैलिटी बना ली, हमें समझ में आ गया कि एल जो था वो टाइम के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल था। इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहना जी, कार travels along a straight horizontal road. The graph shows the variation of velocity of the car for the 6 seconds of its journey. The brakes of the car are applied from 1 to 4 seconds. We can see that. How far does the car travel while how far does the car travel while brakes are applied? तो हमें एरिया निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का इस ट्रेपीजियम का एरिया आपने निकालना है। ये एरिया आपने निकालना है। निकल आएगा ये एरिया, बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि यार ये जो हाइट है ये कितनी है, 22। ये 22 है, ये 8 है, और ये चीज़ कितनी है, 1 से लेके 4 तक ये 3 है। आपको ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा, एरिया से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब एरिया जो होता है वो आता है हाफ इंटू दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है 3, वो इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सो 22 + 8, तो हाफ इंटू 3 इंटू 30। 3 इंटू 30 कितना होता है, 1990 का हाफ कितना होता है, 45। तो 45 आपका जवाब यहाँ पे बी आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब मैं कोशिश ये करूँगा, पोल बनाऊंगा ताकि आप लोग भी मेरे से पहले अगर सॉल्व कर लें तो मुझे आंसर दें। ठीक है, साथ में। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। नाउ पोल इज़ ऑन द स्क्रीन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। बिफोर आई कैन आंसर इट, जस्ट ट्राई एंड डू दिस योर सेल्फ एज वेल, ताकि हम ये भी देख सकेंगे कौन कितना जो है इसकी तैयारी कितनी बेहतर हुई। आप अपने आप को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ द क्वेश्चंस, हाँ ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो P2 में नहीं आया वो P1 में आएगा, बट इट्स नॉट गारंटीड। यू कैन लुक एट पास पेपर क्वेश्चन एंड इट्स नॉट एब्सोल्युटली गारंटीड कि ऐसा होगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा, किसी को पता, दिस इज़ नॉट अ गिवन। ठीक है, बट येस इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो चीज़ें पहले P2 में नहीं आई वो P1 में आ सकती हैं। टू सैटेलाइट्स डीप इन स्पेस कोलाइड इन इलास्टिकली, व्हाट हैपेंस टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम। मोमेंटम तो रहता है कंजर्व हर हाल में, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती, वो कम हो जाती है इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। तो हमारा जवाब सी बन रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। करो ये वाला। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, रीजनेबल एस्टिमेट बताएं मोमेंटम ऑफ अ फैमिली कार ट्रैवलिंग एट 25 किलोमीटर्स पर आवर। राइट, आंसर तो ऐसा ही यूनिट में। फैमिली में कितने लोग हैं, ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने फैमिली कार में फैमिली बैठी हुई या नहीं बैठी हुई। सिर्फ कार की बात की है तो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट द मास इज 1000 kg। 1000 kg का मास अज्यूम कर लिया और वेलोसिटी 25 किलोमीटर्स पर आवर है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम। इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं मीटर्स पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करने से या मल्टी 10 की पावर 3 करने से ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है डिनोमिनेटर में 3600 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपने 2500 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है, तो आपके पास मीटर्स पर सेकंड में वेलोसिटी आएगी, विच विल बी विच विल बी 6.94
तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 को, बस जवाब आता है जी, रफली बस 7000 जवाब आ रहा है। ठीक है। अब 7000 जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू 10,000 लग रहा है मुझे। सो 8 का आंसर ए जो है वो रीजनेबल लगता है मुझे, मतलब दिस इज क्लोजेस्ट टू 10,000, यू जस्ट राउंडिंग इट ऑफ टू मच बाय लुकिंग एट आवर ऑप्शंस, और 8 का ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। फैमिली कार के अंदर आप गाड़ी का मास थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। फैमिली कार प्रॉब्ली एसयूवी को भी अज्यूम कर सकते हैं, 1500 किलो की भी हो सकती है, थोड़ा सा आप और करीब आ जाते हैं अपने आंसर के, बट वट एवर यू डू, आपका आंसर यहीं पे एंड अप होना चाहिए। एंड दे मैंशनड मोमेंटम ऑफ द कार, सो नॉट द पीपल इन्वॉल्व इन इट, इसलिए मैंने लोगों का मास यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 9 देखो, ball collides with a wall. Before collision, the ball moves with a velocity of 8 to the right. After collision, the ball moves with 3 to the left. What is the change in velocity of the ball? देखो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो ये बात याद में रखना कि ये है +8 और ये है -3। +8 और -3 के बीच में डिफरेंस जो है वो 8 - 3 भी गलत है, 3 - 8 भी गलत है। ठीक है, करना क्या है, या तो आपने लिखना है इस तरह -3 माइनस इसमें +8, तो आपका आंसर आ जाएगा जी -11। या आप इस तरह कर लो कि 8 -3, यानी कि फाइनल में से इनिशियल, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, तो आपके पास 11 का चेंज आना चाहिए। ठीक है। द मोस्ट करेक्ट वे टू डू इट इज प्रॉब्ली दिस वन, दैट इज द वन दैट आई लाइक द मोस्ट, फाइनल माइनस इनिशियल। सो -11 का चेंज जो है ये हमें ये भी बता रहा है कि लेफ्ट की तरफ चेंज आया वेलोसिटी का। ठीक है, बिकॉज टूवर्ड्स राइट जा रही थी पर लेफ्ट की तरफ गई है, तो टूवर्ड्स द लेफ्ट चेंज आया है। अब इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम के सवाल भी आते हैं, तो उसमें ख्याल वेलोसिटी का ही रखना पड़ता है विद डायरेक्शन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करें, कोशिश करें कि आप लोग भी पेपर को टाइम्ड वे में सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे साथ। ठीक है। लेड पैलेट इज shot vertically upwards into a clay block that is stationary at the moment of impact but is able to rise freely after impact. The mass of the pellet is 5 grams. Mass of the clay is 95. Impact velocity 200. It embeds itself in the block and does not emerge. How high above its initial position will the block rise? ये क्वेश्चन है किस बारे में? ये क्वेश्चन है किस बारे में? आई थिंक ये क्वेश्चन मोमेंटम और एनर्जी दोनों के बारे में है, या एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है। अगर आप ये देखो कि दोनों का मिला के इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो फाइनल मोमेंटम उसकी इक्वल होना चाहिए। तो उससे हमें जब क्ले ब्लॉक ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी आफ्टर इम्पैक्ट। इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट मिलने के बाद हम उस पर एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उस पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अज्यूमिंग ए रेजिस्टेंस हम इग्नोर करते हैं तो उससे उसकी हाइट का पता चल जाएगा। तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है और आफ्टर कोलिजन कितना है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी राइट आफ्टर इम्पैक्ट अपवर्ड्स क्या होगी ये पता चल जाएगी। ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से इसको किस अप्रोच से करेंगे। 5 × 200 +0, ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका 0 है, इसका 5 × 200 है, क्ले का 0 है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा अब फाइनली इट एम्बेड इटसेल्फ, सो इट्स अ कंप्लीट सिंगल मास, सो 100। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट होगी, इसे हम यू कह लेते हैं, यू कह लो या वी कह लो, आपकी मर्जी है, वट एवर यू वांट कॉल इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। वो क्या आएगी? 5 × 200 कितना होता है? 1000, 1000 / 100, 1000 / 100 कितना होता है? 10। तो हैव यू फाउंड द करेक्ट इनिशियल वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक विल बी मूविंग? सही है, सही है।
इसके अंदर बॉल एम्बेडेड है और वो इनिशियली मूव कर रहा है 10 की स्पीड से। सही निकाला मैंने? ऑल राइट। अब आगे करना क्या है? आगे क्या अप्रोच होगी? आगे अप्रोच ये होगी कि अब ये कितना हाई जा सकता है। अगर ये ज़मीन पे रखा हुआ है या वट एवर, तो ये कितना हाई जा सकता है यहाँ पे। मतलब जब ये, लेट सपोज ये यहाँ पहुँच जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की होगी। राइट। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या है, फाइनल वेलोसिटी पता है क्या है, एक्सेलरेशन पता है -9.81 है, और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ 10 का स्क्वायर, तो ये -100 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -9.81। डीसेलरेशन है ना, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है। एस अननोन है, माइनस माइनस साइन इवेंचुअली कैंसिल हो जाएगा, वो आप कर लो वर्कआउट। इवेंचुअली शुड एंड अप विद 5.09 या 5.1 मीटर्स। दिस इज हाउ इट कैन गो, हाउ हाई इट कैन गो जब उसको पुश मिलेगा बॉल की तरफ से। सो ये दो पार्ट में क्वेश्चन था। अब तक हमने पहला क्वेश्चन ऐसा किया है जो वाकई में, जिसे आप कह सकते हो कि यार आप कहोगे इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला। अभी तक इतने सारे सवाल इस तरह के नहीं आए। सही बोल रहा हूँ? सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपका वाकई थोड़ा सा अभी तक दिमाग लगाना पड़ा। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। कपल कौन सा है? इक्वल होनी चाहिए फोर्सेस, और उनके लाइन ऑफ एक्शन इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, तो बस वो बी है। ठीक है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे ऑपोजिट भी नहीं है, मतलब। और इसमें जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो मतलब सब गलत है। अच्छा, अगर ऐसे भी बना हुआ हो, ये भी कपल नहीं होता, लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं करनी चाहिए। चलो शाबाश। आसान क्वेश्चन में तो सब लोग जवाब देना यार, सिर्फ 3-4 लोग ही क्यों एक्टिव हैं? आप लोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना फायदा क्या क्लास का। ओके जी। द डायग्राम shows a uniform rod XY that is freely hinged to a vertical wall at end Y. Y pivot हो गया। रॉड इज एट एन एंगल 60 डिग्रीज टू द वॉल, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फोर्स F acts at an angle 30 to the rod at end X, and the rod has a weight of 3 न्यूटन। अच्छा, मजे की बात है वो एंगल देखो, ना हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है ना वर्टिकल से दिया हुआ है, ये वाला तो इंटरेस्टिंग एंगल है, इसको देखना पड़ेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F? 1 मिनट के लिए प्लीज पॉज करें, आप लोग सॉल्व करें, मैं आता हूँ, ठीक है। ऑल राइट। कैन यू गाइस हियर मी? आओ इसको कंटिन्यू करें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F? अगर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है हमारी रॉड, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं। इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यार रुको 1 मिनट में गेट से आता हूँ, ठीक है, गिव मी। ओके। अब देखो, दो अप्रोचेज हो सकती हैं। एक ये है कि आप डिस्टेंसेस जो हैं वो सारे इस तरह रखो हॉरिजॉन्टल, और फोर्सेस जो हैं वो सारी इस तरह रखो वर्टिकल। ये अप्रोच इतनी स्मार्ट नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच ये होगी कि इसको आप डिस्टेंसेस अलोंग दिस लाइन लो, और फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द रॉड जो है वो लेने की कोशिश करो। ये आपका बेस्ट तरीका होगा मेरे ख्याल से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, समझ रहे हो बात को? सो हेयर्स हाउ आई वुड डू इट। आई वुड से कि यार देखो, रॉड का वेट जो है ना वो तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, तो वो उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो जो भी रॉड की लेंथ है उसका आधा डिस्टेंस जो है वो ये होगा। ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये L है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सॉरी, ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगली जो बात आपने करनी है वो ये करनी है कि F का
जो ये कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा मैं यहाँ पे बना भी नहीं रहा, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, तो F sin 30 होगा। अबे यार, सॉरी। ऑलराइट, आओ कंटिन्यू करें यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन चल चल रही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। और अब हमें इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए, इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसके लिए इस एंगल का अंदाज़ा लगाओ, ये एंगल क्या होगा या ये वाला एंगल क्या होगा। हम्म अगर मैं इस एंगल का अंदाज़ा लगाता हूँ, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? इफ़ दिस एंगल इज 60, बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है, तो ये जी बनता है, तो ये वाला एंगल 60 बनता है। इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स, या ये कह लो इसे ऑल्टरनेट एंगल कह लो, ये 60 बनता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी 60 बनेगा, ये वाला 60 बनेगा, तो ये वाला 30 बनेगा। ठीक है, या आप बस सिंपली ये कह लो कि ये वाला एंगल 60 है। इफ दिस इज 60, तो उसको अगर मैं 60 के एंगल के हिसाब से कर रहा हूँ इसको, तो मैं कह दूंगा ये हो जाएगा 3 sin 60। अब 3 sin 60 जो है उसका पिवट से डिस्टेंस है L/2, और F sin 30 जो है उसका पिवट से डिस्टेंस है L। इनको इक्वेट करना है और सॉल्व कर लेना है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? F sin 30 इंटू एल, F sin 30 इंटू एल, और ये हो जाएगा 3 sin 60 इंटू L/2। ठीक है, अगर आप एंगल ये वाला 30 यूज करें तो देन यू वुड से 3 cos 30। ठीक है, वो बात भी सही है, जैसे मर्जी करो। अच्छा, इवेंचुअली एल तो यहाँ पे दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1/2 बचेगा। नाउ व्हेन यू सॉल्व फॉर एफ, व्हाट डू यू गेट? 3 sin 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय, ओके मेरे पास जवाब आ रहा है 2.59, मे बी दिस इज करेक्ट और नॉट। सो सी बन रहा है 12 का, और 12 का सी जो है वो आई एम अज्यूमिंग के 12 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ओके लेट्स सी किसी। सर शुडंट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड फोर्सेस बी इक्वल? हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया ना। और यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस थोड़ी हैं, इनके तो अपने अपने एंगल हैं। ये एक अलग एंगल पे लग रही है, एक अलग एंगल पे लग रही है। अब ये दोनों इक्वल, अभी ये दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर भी नहीं सकते, सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ जो फोर्स एक्ट करी है उसका तो पता ही नहीं है। अगर आप फोर्सेस को इक्वेट करना चाहते हैं, देन यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फोर्स दैट इज एक्टिंग एट द पिवट, फ्रॉम द पिवट। वो वाली फोर्स तो आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप फोर्सेस वाली इक्वेशन नहीं, सिर्फ मोमेंट्स वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलो और यार स्पीड बढ़ाएं अपनी। वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1, glycerine has a density of 1.3. Student measures the volume of 40 of glycerine. Student adds water to make a mixture of water and glycerine. Assume that the total volume does not change when the two liquids are mixed. Which volume of water needs to be added to make a mixture of density 1.1? ठीक है, तो जब आप मिक्सचर के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आपको बात समझनी ही होती है कि मिक्सचर की जो टोटल डेंसिटी होती है, वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम की आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे मास ऑफ वाटर और मास ऑफ ग्लिसरीन दोनों आएगा, राइट? हमें वाटर की डेंसिटी तो अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए को मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का। अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को पूरा खोल के लिखूं, तो मुझे ये नज़र आता है कि ग्लिसरीन के लिए मैं लिख सकता हूँ ग्लिसरीन की डेंसिटी इंटू ग्लिसरीन का वॉल्यूम। और क्योंकि ग्राम पर सीएम क्यूब में और सीएम क्यूब में, तो इनके अंदर कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं रिक्वायर्ड। ये ग्लिसरीन का हो गया, ग्लिसरीन का मास। अच्छा, वॉल्यूम का जो है वो है डेंसिटी 1, और वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें नहीं पता, उसको वी अननोन रखते हैं, 1 V, या खाली वी लिख दो। नीचे जाओगे, अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम डालना है। ग्लिसरीन का वॉल्यूम है सिंपली 40, और वॉल्यूम ऑफ वाटर है सिंपली वी। नाउ दिस ऑल कैन बी इक्वेटेड टू 1.1, राइट, विच वॉज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर।
डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर वाज 1.1। तो यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू गेट द आंसर फॉर वी एंड यू लेट मी नो कि क्या आता है। करो और बताओ। क्या जवाब आना चाहिए यहाँ पर? लेट्स सी। 1.1 को 40 वी से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 44 वी आ जाता है राइट हैंड साइड पे। 1.3 इंटू 40 करें यहाँ पे तो यहाँ आ जाता है 52 और यहाँ पे आ जाता है खाली वी। 44 वी माइनस वी 43 वी हो जाता है। तो वी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 52। कुछ गड़बड़ लग रही है। सॉरी, माय बैड। दोबारा से इसको करूँगा मैं सॉल्व। 1.1 वी प्लस 44 राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 52 प्लस वी। तो ये हो जाएगा 0.1 वी और लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 8। तो वी आ जाएगा 80, जो कि डी होना चाहिए, जो कि 13 का आंसर है, बिल्कुल है। राइट, दैट मेक्स सेंस। क्लियर हो गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सिर्फ इक्वेशन बनाने की बात है, इक्वेशन सॉल्व करने में ऑब्वियसली गलती नहीं करनी, वो बात तो सबको पता है। चलें जी। फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। ये बात आपको याद नहीं करनी होती, बट डिफरेंट जगहों पे लिखी हुई होती है। एसेंशली कह रहे हैं ड्रैग फोर्स स्पीड के साथ बढ़ती है, बट स्क्वायर के साथ बढ़ती है। आपको सिलेबस में नहीं बताते, पेपर में अक्सर बता देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, स्पीड ऑफ 20 इज 800। What is the useful output power required from the car's engine to maintain a steady speed at a speed of 40? पहली बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा? ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर 20 की स्पीड पे ये स्पीड है तो 40 की स्पीड पे क्या हो जाएगा? 8 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 800 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डबल से ज़्यादा, मतलब क्वाड्रुपल हो जाएगी स्पीड। तो फोर्स क्वाड्रुपल हो जाएगी। तो 800 इंटू 4 कितना होता है जी? 3200। अब गाड़ी पे आते हैं। गाड़ी यूं मूव कर रही है, उसने स्टेडी स्पीड से मूव करना है। गाड़ी पे जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है वो 3200 न्यूटन है। जो इंजन की फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो एक्ट कर रही है, वो भी 3200 न्यूटन होनी चाहिए, बिकॉज द स्पीड हैज़ टू बी कांस्टेंट। अब जो आउटपुट पावर आप निकालते हैं वो इस केस में एफ वी से निकाल सकते हैं। 3200 की इंजन को फोर्स लगानी है और गाड़ी की स्पीड जो मेंटेन करनी है वो 40 मेंटेन करनी है। तो आपका जवाब आ गया 128,000 वॉट्स, जो कि सी बनता है। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बल्कि एनर्जी पावर के एमसीक्यूज जाके देखोगे फाइल से तो आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। जिसमें आपको पी इक्वल्स टू एफ ई यूज़ करना होता है। ऑल राइट, 14 का हमने सी निकाल लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं ताकि 9 बजे तक हमारा पेपर पूरा हो जाए। अ बॉक्स ऑफ वेट डब्ल्यू इज पुल्ड बाय अ फोर्स पी along a slope. The length of the slope is d. The box rises a height h. Frictional force between the box and the slope is f. The diagram shows the forces and whatever the distance is, everything is shown. Purpose of the slope is to raise the box vertically. ये बात उनको आपको बताने की, तो दिस इज एक्चुअली द, दे आर सेइंग यूजफुल आउटपुट ये है। यूजफुल आउटपुट जो है वो तुम्हारा एम जी एच है एसेंशली, या कह लो कि डब्ल्यू एच है, विच इज द चेंज इन जी पी ई ऑफ द ब्लॉक। तो ये यूजफुल आउटपुट है। अब इनपुट क्या है? इनपुट है जो फोर्स पी से आएगा। इनपुट क्या है? इनपुट है पी इंटू डी।
वर्क डन बाय पी। वर्क डन बाय फोर्स पी, पी इंटू डी जो है वो इनपुट है। डब्ल्यू इंटू एच, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यूजफुल आउटपुट आ गया। वर्क डन बाय पी से आपका इनपुट आ गया। तो डब्ल्यू, अब एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? डब्ल्यू एच या एम जी एच, हमें डब्ल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, अपॉन पी डी। डी बनना चाहिए 15 का, विच इज़ करेक्ट। क्लियर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे पास यूजफुल आउटपुट नहीं है। क्लियर। सो इससे हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ भी लेना बेटा। अभी तक कोई सवाल नहीं कर रहा कोई, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सबको समझ में आ रहा है पहली दफ़ा में। इट हैज़न बीन अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, लेकिन जब भी मैं ये बोलता हूँ तो सामने से अजीब से सवाल आ जाते हैं। बट अभी तक एक तो सवाल आए हैं जो थोड़े बहुत टफ आए हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। बाय व्हाट फैक्टर डज द स्पीड इंक्रीज? मास तो पार्टिकल का चेंज होगा नहीं भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर मास आपका कांस्टेंट है तो स्पीड के, अब ये चीज़ इस पेपर में तीसरी दफ़ा आ रही है, स्क्वायर से प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर ये इंक्रीज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बाय फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज हुई, तो स्पीड बाय फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज हुआ होगा। ये चीज़ अब हम इस पेपर में तीसरी दफ़ा देख रहे हैं। तो स्पीड इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। स्पीड को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी, बस ये बात। तीन डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने स्क्वायर से प्रोपोर्शनैलिटी देख लिया। Mass of 20 gram is raised vertically upwards for a distance of 4.6. What is the change in GP of the mass? Such a simple question. This is simply just mgh. 28 ग्राम्स को आपने 0.028 यानी कि केजी में कन्वर्ट कर लेना। जी तो 9.81 है। अब आप करें, आपका आंसर क्या आता है? 1.26। 1.26 का मतलब 1.3। 17 का बी है, 16 का ए है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। A sample of metal is subjected to a force which is increased to a maximum value and then decreases back to zero. Force extension graph is shown. When the sample contracts, it follows the same force extension curve as it was being stretched. So loading or unloading curve same है. What is the behavior of the metal between x and y? x और y के बीच में जो behavior है वो इलास्टिक behavior है ना। प्लास्टिक behavior होता तो फिर वो सेम पाथ से वापस नहीं आ रहा होता, सेम उसकी वो नहीं रहती। तो इलास्टिक behavior है, सिंपल। ओनली इलास्टिक बिहेवियर, नो प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर होता अगर सेम पाथ से वापस ना आता, और डेफिनेटली अगर रिटर्न करता, अभी तो खैर वो सिर्फ एक्स और वाई में इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ पे उसका सेम पाथ नहीं है, कुछ भी है, डिफरेंट पाथ से रिटर्न कर रहा है वो, तो वो प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता। ओके, टू वायर्स पी एंड क्यू आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, सो यंग मॉड्यूलस उनका सेम है। उनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स दोनों के ऊपर 2 न्यूटन की अप्लाई की है। तो पी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, क्यू कम स्ट्रेच हुआ है, इसका मतलब है क्यू का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा। प्रॉबेबली, ज़रूरी नहीं है, उनकी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो डिफरेंट हो सकता है। दोनों की ओरिजिनल लेंथ सेम है बट उनके डायमीटर्स डिफरेंट है। तो डायमीटर ऑफ क्यू अपॉन डायमीटर ऑफ पी का रेशियो निकालना है। गुड क्वेश्चन। देखो आपके पास जो एक्सटेंशन होती है वो डिपेंड करती है कौन सी चीज़ों पे? एफ एल अपॉन ए ई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसको आप लिखो एल, एफ एल, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे पाई डी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन गई एक्सटेंशन। लेकिन हमें डायमीटर का रेशियो निकालना है, एक्सटेंशन हम ग्राफ से ले लेंगे। तो हम डी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डी जब सब्जेक्ट बनेगा, डी स्क्वायर
तो आ जाएगा 4FL। ये बाकी वैसे पूरी चीज़ मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो देख लो। ये आपकी एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसमें एक्चुअली सीन ये है कि फोर्स अगर हम दोनों पे 2 न्यूटन की देख लें, तो फोर्स हमने सेम कर दी। लेंथ दोनों की उन्होंने कहा है सेम है, तो वो भी हमने सेम कर दी। सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो यंग मॉड्यूलस भी हमने उनका सेम कर दिया। पाए का भी कोई मसला नहीं है। एक्सटेंशन दोनों की ऑब्वियसली डिफरेंट है, और डायमीटर उनका डिफरेंट है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि D² इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इस तरह से ही सवाल कर सकता हूँ, बजाय इसके कि सारी चीज़ें लिखूँ, कैंसिल आउट करूँ। क्या हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन जो है वो एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या डायमीटर के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो अगर हम यहाँ पे इस तरह लिखें तो बनता है D1/D2, या फिर इस तरह लिखो DQ/DP, और यहाँ पे लगेगा स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। और यहाँ पे आ जाएगा x दोनों का, लेकिन p का ऊपर आएगा, q का नीचे आएगा। उल्टा क्यों लिखा है इस बार? क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। राइट। अब आप देखें, सर बेटा अभी k कहाँ से आ गया यहाँ पे? k इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d। ये आपकी बात मैं वर्बली देख के नहीं समझ सकता, बट प्रोबेबली यू आर राइट। आपने कोई एक्सप्रेशन निकाला होगा, इसी तरह कुछ आएगा। बट अभी मैं यहाँ पे वो उस क्वेश्चन का कोशिश कर रहा हूँ, जवाब ना ही दूँ फिर मैं इससे साइड ट्रैक हो जाऊंगा। एमसीक्यूज में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा होता है। आप स्प्रिंग कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख के देख लो, आई थिंक आ जाएगा। यंग मॉडुलस के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख लो, यू विल गेट योर आंसर। एनी हाउ, यहाँ पे डायमीटर्स का अगर आपने निकालना है रेशियो, तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे आपने लगाना है इन दोनों की एक्सटेंशन में ये वाली वैल्यूज उठा लेता हूँ। वैसे तो कहीं से भी वैल्यूज उठा सकता था कंपेरेबल, लेकिन सेम फोर्स पे वैल्यूज उठाता हूँ। तो P की आ रही है 3, और उसकी आ रही है 1। और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, तो 1/3 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो 1/3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/√3 होता है। राइट। 3/√3 और 1/√3 एक ही चीज़ होती है ना? लेट मी जस्ट चेक, मुझे ये भूल जाती हैं चीज़ें। हाँ, तो यही जवाब है आपका। 3/√3 या 1/√3 इज द सेम थिंग। ओके, सो दैट्स बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19। बस हाफ वे पहुंच गए हम। डिफॉर्मेशन में से माशाल्लाह चेक करो कितने सवाल आ गए। एक, दो, तीन क्वेश्चन डिफॉर्मेशन में से। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और ये न्यूटन में। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालनी है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फोर्स अगर 6 है, यहाँ पे 15 × 10⁻² करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 40 आ रहा है जवाब, न्यूटन पर मीटर में। विच शुड बी द आंसर। पिछला वाला भी चेक कर लूँ। एक मिनट रुको भाई, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, मुझे चेक करने दो। ये तो सही आया 20 का। 20 का डी है। वहाँ पे 19 का सी लिखा हुआ है, तो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है। लेट्स सी यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, क्योंकि उन्होंने ये मार्क किया हुआ है क्वेश्चन। सो लेट्स जस्ट चेक। 1/√3 ये होता है या ये हो जाता है? ऑब्वियसली यही होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई हमने रेसिप्रोकल लेने में मिस्टेक तो नहीं कर दी? लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन अगेन। ओके, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। क्यू की एक्सटेंशन कम है ना बेटा? अच्छा, उल्टा लिखना था ना, मैं उल्टा बोल रहा था लेकिन मैं लिख सीधा दिया, यही गलती कर दी। यही तो गलती की है, यही तो गलती की है। क्यू को नीचे लाना है, पी को ऊपर रखना है। उल्टा लिखना है ना बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। मैं बोल तो रहा था, आपके लिए पॉइंट आउट कर रहा था, खुद मैंने वो बात लिखते वक्त उसका ख्याल नहीं रखा। सो सी यहाँ पे क्यू ऊपर है,
तो इधर क्यू नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे पी नीचे है तो पी यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, तो आई नीड टू राइट 3/1 का अंडर रूट विच विल गिव मी अंडर रूट 3। या सो मैंने बोलते वक्त तो सही बोला, लेकिन लिखते वक्त गलती कर दी। चलो 21 पे आते हैं जी। हाफ पेपर हमारा हो गया। अब कोशिश ये करते हैं कि अगले 40 मिनट में हम इस पेपर को ख़त्म कर लें। ठीक है। अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ स्टेशन, मैन स्टैंड स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग, द चाइल्ड सिट्स एंड स्विंग्स, द चाइल्ड ब्लोज अ whistle। ओके, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। And it's a sound of a constant frequency. The man observes the frequency of the sound when the swing is at position X, Y, and Z. When will hear man will hear the highest frequency? Highest frequency तब होगी, एक तो जब वो टूवर्ड्स मूव कर रहा होगा, और जब स्विंग फास्टेस्ट मूव कर रहा होगा। That happens when he is at Y and is moving towards the man. Right? इससे आपके पास ये दो चीज़ें हमको देंगी, तो वाई पे होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, डॉपलर इफेक्ट ज़्यादा एक्सेंचुएट होगा। सेकेंडली टूवर्ड्स द मैन मूव कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, विच इज सी। सो 21 का सी आना चाहिए, सही है। ओके। ओके, समवन इज आस्किंग मी टू स्क्रॉल अप। आर यू आस्किंग अबाउट दिस वन, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20? चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो। सो ये समझ में आ गया, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था। अब डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन हमें प्रॉब्ली कर लिया है, आगे चलते हैं जी। लाउड स्पीकर इज प्लेइंग म्यूजिक इन अ रूम, द द डोर टू द रूम इज ओपन एंड हैज अ width of 0.8 meters. Sound waves of many different frequencies pass through the doorway and diffract. Speed of the sound there is 340. Which frequency of sound waves diffracts the most as it passes through the doorway? हमें ना वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ जिसकी डोर की विथ के सबसे करीब होगी वो सबसे ज़्यादा डायफ्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? वेवलेंथ निकालते हैं जी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी से। अब सबके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो 340 सबकी स्पीड, तो सबकी 340 है, हमने बस डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ आती जाएगी। तो 340 डिवाइडेड बाय ऑप्शन ए करता हूँ मैं, तो मेरे पास आंसर आता है बहुत बड़ा। इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो दिस इज प्रॉब्ली नॉट द आंसर। उसके बाद है 8 × 10⁻⁻1। यहाँ पे आ रहा है 425। ये भी बहुत ज़्यादा आ रही है फ्री वेवलेंथ। ठीक है। उसके बाद आप कर रहे हैं जी 2.7 × 10⁻²। तो ये आ रही है 1.26। चलो क्लोज इनफ, टू 0.8 मीटर्स। मीटर्स में है बाय द वे सारी। ठीक है। और फिर आखिरी ट्राई करते हैं। 4.3 × 10⁻², 0.79। सो डेफिनेटली दिस वन। जब वेवलेंथ वेव की गैप के साइज के बराबर होती है, दैट इज व्हेन द ग्रेटेस्ट डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। राइट। ओके। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि दूसरा तरीका जो आई थिंक तंजील ने किया वो डायरेक्टली कर लिया कि फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसने क्या कि 0.8 की वेवलेंथ अज्यूम करके फ्रीक्वेंसी निकाल ली, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो देखी को इसमें सबसे ज़्यादा किसके करीब आ रही है। इसके सबसे ज़्यादा करीब आ रही है वो ऑप्शन डी है, तो फ्रीक्वेंसी इस तरह निकाल के भी हो जाता है। मैं जो कर रहा था वो ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहा था, उसमें टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। स्टेशनरी साउंड वेव इज सेटअप बिटवीन अ लाउड स्पीकर एंड अ वॉल। A microphone is connected to a CRO and is moved along the line directly between the wall and the loudspeaker. तो नोड्स और एंटी नोड्स को क्रॉस करेगा हमारा जो वो है माइक्रोफोन। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस ऑन द CRO rises to a maximum at position X। तो इसका मतलब है कि X पे एंटी नोड है। करेक्ट। Falls to a minimum, then rises once again at a maximum at position Y। तो ये भी एक एंटी नोड है। तो ये दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस एक्स वाई जो है वो λ/2 के बराबर होगा।
ठीक। अब वो कह रहे हैं विच डायग्राम वुड रिप्रेजेंट द सी आर ओ ट्रेस ऑन द स्क्रीन, और उसके अंदर फिर उन्होंने टाइम बेस दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप वेवलेंथ निकाल लें। वेवलेंथ हो जाएगी 33 × 2, 66 सेंटीमीटर आपकी वेवलेंथ हो गई। अब आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, फिर निकालना है पीरियड, या पीरियड निकाल लो डायरेक्ट। अब आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी जो कि स्पीड अपॉन वेवलेंथ हो जाएगी। सो 3 और डिवाइड बाई 0.66 करा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 500। तो अब आपके पास पीरियड कितना आता है? 1/f। ये आ गया जी 2 × 10⁻³ अब देखना है कि कौन सा हमारे पास डायग्राम ऐसा है जो कि ये टाइम पीरियड शो कर रहा है। तो जैसे मैं इसकी बात करूं ए का, तो ए का टाइम पीरियड क्या बनता है? ए को तो मैं पहले चेक ही नहीं कर रहा क्योंकि उसमें पूरी वेव ही नज़र नहीं आ रही। तो 2 मिनट के लिए ज़रा बी को चेक कर लेते हैं। बी को चेक करते हैं, तो बी का सीन ये है कि इसका टाइम पीरियड 4 × 0.5 होगा। 4 × 0.5 मिली सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया? 2 मिली सेकेंड्स। 2 मिली सेकेंड्स इज द 2 milliseconds is also what this is. You could write this as 2 milliseconds. तो ये, अब ये बहुत लक की बात है। ए में पूरी वेव है ए में पूरी वेव, ठीक है हाँ। ए में पूरी वेव है, यहाँ से यहाँ तक मैं काउंट कर सकता था। बट एनी हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अब ये बड़ी तुक्के की बात है, बिल्कुल ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने सोचा यार ए नहीं है तो मैं बी पहले कर लेता हूँ, और वो जल्दी हो गया, उसका 2 मिली सेकेंड्स आ गया, बस सही है, मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो माई टाइम इज सेव। ठीक है। तो इस तरह से हमने सी आर ओ वाले क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेप्स थे, इट वॉज दैट हार्ड बट इट हैड मल्टीपल स्टेप्स। प्लस ये वाली चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए कि दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 होता है, या दो नोड्स के बीच में, और जिस तरह से उसको वो लिखते हैं वर्ड्स में, बिकॉज दे हैवंट शोन यू अ डायग्राम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जो स्टेशनरी वेव के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा आपको प्रोफिशिएंट होने की जरूरत है। पोलराइजेशन इज एसोसिएटेड विद सर्टन वेव्स विच वेव कैन नॉट बी पोलराइज। जो भी वेव लॉन्गिट्यूडनल है वो पोलराइज नहीं हो सकती। सो ये तो हो सकती है, ये नहीं हो सकती, बी आंसर है। लॉन्गिट्यूडनल है ना, बस ये मसला है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। चलो, आसान सवाल दे, तो मुश्किल सवाल पे आते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। जो आसान सवाल है उनको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे डिस्कस ना करें। A guitar string is plucked. Which statement describes the resulting wave? Longitudinal wave on the string. No. String के ऊपर तो ट्रांसवर्स वेव कॉज होंगी। ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग causes a longitudinal wave, a sound wave in the air. स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती है, लेकिन उससे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करते हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, वो फॉर्म होती है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। शाबाश बच्चों, सवालों के जवाब भी दो। थक तो नहीं गए अभी? एमसीक्यू के पेपर तो I am pretty sure are more tiring and require more work and more time and effort to solve than paper 2. बट खैर, स्टेमिना अपना मेंटेन रखना है। हाउ फार हैव वी कम? 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलो, कोशिश करके हम अगले हाफ आवर में पूरा कर लेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद n लाइन्स पर मीटर इज यूज टू डायफ्रैक्ट light of various wavelengths. The graph shows the relationship between the angle and lambda for different wavelengths in the nth order. कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। What is the gradient of the graph? So you just need to memorize the equation. एक आप याद करते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और एक होती है 1/n, जो कि ये वाला n है, लाइन्स पर मीटर। साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब अगर उसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से रीअरेंज करूँ, तो साइन थीटा जो है वो y एक्सिस पे है। So this becomes n into n lambda. This turns out to be your gradient. This is your x, this is your m, this is your y. Y is equals to mx. प्लस सी नहीं है यहाँ पे बिकॉज जीरो का मैं जीरो से पास कर रहा है।
So your gradient is n which is a. इजी क्वेश्चन. y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली जो इक्वेशंस हैं, उसकी फॉर्म में जो आपने जवाब देना है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एएस लेवल एंड ए लेवल बोथ. और इसके अंदर स्पेशली पेपर वन के अंदर आपके मैथमेटिकल स्किल्स. अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैथमेटिकल स्किल्स पेपर वन में ज़्यादा टेस्ट होते हैं. लाइक योर नॉलेज ऑफ मैथ्स, ग्राफ्स, रेशियोज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स. सो ये जो चीज़ है, टिप्स एंड ट्रिक्स, मेंटल मैथ कितनी अच्छी है, ये चीज़ें आपकी पेपर वन में ज़्यादा टेस्ट होती हैं मैथमेटिकली स्पीकिंग. पेपर टू में मैथ्स इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन वर्किंग आपको शो करनी होती है. ये एक है फ़र्क दोनों पेपर्स में. सो स्किल वाइज, स्किल लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो पेपर वन में ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड होता है मैथमेटिकली स्पीकिंग. A stationary sound wave is formed in an air column inside a tube that is open at both ends. तो हमें पता है उसका सीन. Three nodes. How many antinodes does it have? You should be able to sketch this out. पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि दोनों एंड्स पे तो एंटीनोड्स ही बनेंगे. इन्होंने कहा तीन नोड्स हैं. तो अगर मैं यहाँ पे एक नोड बना दूँ, यहाँ पे एक नोड बना दूँ, यहाँ पे एक नोड बना दूँ, बीच में इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ आपकी, थोड़ा सा विजुअली वो बेहतर लगे. तो यहाँ पे एक एंटी नोड और बनेगा, और यहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा. और अगर आप इस वेव को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो दिखने में कुछ ऐसी होगी. एक एंटी नोड में और खा गया बीच में से. कोई गलती कर रहा हूँ, मिस्टेक किया. क्या हो गया है, क्या कर रहा हूँ मैं? लेट मी जस्ट फिगर दिस आउट. एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड वहाँ पे. एंटी नोड के बाद नोड आएगा, बिल्कुल ठीक है. नोड के बाद एंटी नोड आएगा, बिल्कुल ठीक है. फिर एक और नोड आएगा, ठीक है. फिर एंटी नोड आएगा. हाँ सही है, कंप्लीट हो गया ना. तो आंसर तो हमें मिल गया ऑलरेडी. आई थिंक द आंसर इज फोर. द आंसर इज फोर. बट इफ यू जस्ट वांट टू ड्रॉ इट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, दिस इज व्हाट इट वुड लुक लाइक. दिस इज व्हाट इट वुड लुक लाइक. ठीक है. एंड्स पे एंटी नोड्स, बीच में नोड्स आएंगे. एंड दैट इज हाउ यू वुड आंसर दिस. 27 का डी. ठीक है बच्चों. ओके. Interference fringes of separation X are observed on a screen at a distance of 1 meter from a double slit that is emitted by yellow light of wavelength 600 nanometers. At which distance from the double slit would the interference fringes of the same separation be used of blue light 400 nanometers? तो भाई ये फॉर्मूला है. X इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन ए. अब वो कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि X को सेम रखेंगे, X को सेम रखेंगे, वेवलेंथ को चेंज करेंगे. सही है. डबल स्लिट का जो डिस्टेंस है वही सेम डबल स्लिट है, तो ए को सेम रखेंगे. तो इफ यू राइट दिस, तो इट विल बिकम डी ए एक्स अपॉन लेमडा. तो समझ ये आ रही है बात कि डी, अगर यहाँ पे आप दोनों ए को और एक्स को रखते हो कांस्टेंट, तो डी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बन जाता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बन जाता है. तो ये मैथमेटिकल सवाल ही बन जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेमडा को बाय वन थर्ड, या आप कह लो हाँ वन थर्ड इंक्रीज कर रहे हैं, 33% लेमडा में इंक्रीज कर रहे हैं, तो डी में उतना ही डिक्रीज आना चाहिए. सो प्रॉब्ली बी आंसर होगा, या जो भी बनेगा इसको भी हम चेक कर लेते हैं. लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट. यहाँ पे कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है. राइट. सही है. सेम सेपरेशन रखनी है, ए भी सेम रहेगा. डी कितने, डी की न्यू वैल्यू क्या होगी अगर वेवलेंथ 400 कर दिया. बस ठीक है. लेट्स सी हाउ दिस गोज.
So I would write it kind of like this: d1 upon d2 is equals to lambda 2 अपॉन lambda 1। इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो उस तरफ से बना लिया मैंने। ये वर्किंग करना बहुत आसान हो जाता है, ज़्यादा मेंटल मैथ्स नहीं करनी पड़ती इसमें। तो इनिशियली था d1, d2 की वैल्यू आपने निकालनी है। लैम्डा शुरू में था 600 नैनोमीटर, अब हो जाएगा 400 नैनोमीटर। इसको मैं रीअरेंज करके d2 निकालता हूँ तो क्या आता है? d2 निकालो तो क्या आता है? d2 1/1.5। अच्छा, मैंने दोबारा कोई गलती तो नहीं कर दी? हाँ, यहाँ पे गलती की है मैंने। लैम्डा 2 को ऊपर लिखना है ना? लैम्डा 2 को ऊपर लिखना है तो 400 को पहले लिखना है, जो बाद वाली फाइनल वाली लैम्डा थी, और इनिशियल वाली लैम्डा जो है वो पहले आएगी। नाउ आई वुड डू दिस। सो दिस विल गिव मी 1.5, विच इज द आंसर टू डी। करेक्ट। ये हो गया हमारे पास इस तरह से वर्कआउट। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट? स्ट्रेट फॉरवर्ड सी होनी चाहिए। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। सीम्स ओके। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज फाइन। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। ओके, 11 सवाल रहते हैं यार। The diagram shows a cell of negligible internal resistance connected to a switch and two resistors R and 2R, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दो एमिटर्स लगाए हुए हैं पोजीशन X एंड Y पे। Hmm, the reading on X is 4 ammeter when the switch is 4 amps when the switch is open. What are the readings on X and Y when the switch is closed? Interesting. अच्छा, यहाँ पे अगर 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, यहाँ तो जा ही नहीं रहा करंट, तो इससे आपको इस सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा। पता चल जाएगा इस सेल का, अगर मैं ईएमएफ पता लगाऊं तो V इज इक्वल टू आई आर से। कैसे पता लग जाएगा उसका? मुझे रेजिस्टेंस ही नहीं पता। एक मिनट, लेट्स थिंक ऑफ अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, सो व्हाट दिस सेइंग इज कि यहाँ पे अभी 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, और यहाँ पे 0 एम्पेयर का करंट जा रहा है व्हेन दिस स्विच इज ओपन, राइट? अब सीन ये है कि जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ऑब्वियसली अब दोनों जगह से करंट तो पास करेगा। व्हाट वी नो फॉर श्योर इज के यहाँ पे जो करंट होगा वो डबल होना चाहिए, और यहाँ पे करंट उसका हाफ होना चाहिए। दिस इज समथिंग फॉर श्योर, ये तो 100% है। और फिर ये दोनों करंट्स ऐड अप होकर ये वाला करंट आना चाहिए। ठीक है, अब हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज का आइडिया कैसे लेना है ये देखना पड़ेगा। एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये कि यहाँ पे अभी भी करंट 2 एम्पेयर ही जाना चाहिए। दिस करंट शुड स्टिल बी 2 एम्पेयर। वाई? बिकॉज इस सेल का पोटेंशियल ईएमएफ तो उतना ही है, तो इसके अक्रॉस पीडी तो चेंज नहीं हुआ ना। इसको स्विच को क्लोज या ओपन करने से इसके अक्रॉस तो पीडी चेंज नहीं होता। तो इसके अक्रॉस पीडी है सेम, और इसके अंदर से करंट भी सेम पास करना चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी है सेम। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि यहाँ से कितना करंट पास करेगा। इसके अक्रॉस भी पीडी उतना ही है जितना उसके अक्रॉस था, तो यहाँ से करंट उसका आधा यानी कि 1 एम्पेयर पास करना चाहिए। यहाँ पे करंट उसका आधा यानी कि 1 एम्पेयर पास करना चाहिए। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, उन्होंने 4 एम्पेयर लिखा था। वाई एम आई रीडिंग इट 2 ऑल द टाइम? मैं क्या कर रहा हूँ यार, उन्होंने 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने 4 लिखा हुआ था, फिर उन्होंने कहा ये 4 एम्पेयर का करंट पास करेगा जब ये स्विच ओपन है, यहाँ से तो करंट पास करेगा नहीं अभी, और यहाँ से 4 एम्पेयर का करंट पास करेगा। अब जब ये स्विच क्लोज भी हो जाता है बेटा, तो अभी इधर से तो करंट 4 एम्पेयर का ही पास करना चाहिए, बिकॉज मैंने जैसे कि बताया कि इसके क्रॉस पीडी चेंज नहीं हो रहा, आर भी चेंज नहीं हो रहा, तो करंट सेम ही पास करेगा। दूसरे का रेजिस्टेंस डबल है, तो यहाँ पे भी पीडी उतना ही है। इसके अक्रॉस भी सेम पीडी है जितना इसके अक्रॉस है, सेम पीडी बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें आधा करंट पास करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस डबल है। द टोटल करंट शुड देन बी 6 एम्पेयर्स। सो एक्स का आंसर होगा 6 एम्पेयर्स, और वाई का आंसर होगा 2 एम्पेयर्स, विच इज सी। इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो है ना, बस सबसे ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू वुड आंसर दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं जी, IV कैरेक्टरिस्टिक आपको 4 कंपोनेंट्स के दिखाएं। विच कंपोनेंट हैज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज V1? तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है? जिसका करंट सबसे कम है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज सिंपली
वी अपॉन आई। तो V1 तो सबके लिए सेम है। यहाँ पे आपने सबसे छोटी वैल्यू करंट की देखनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सो डी इज योर आंसर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट देखेंगे आप। तो 31 का डी, इजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट। A cylindrical wire has a cross-sectional area A and number density of free electrons N. The wire has current I. Free electrons have a drift speed of V. Cylindrical and a second cylindrical wire has a cross-sectional area जो कि half है, number density double है, drift speed इसमें 2V है. What is the current in the second wire? So आपको पता है फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा? I is equals to A N V Q. Q तो यहाँ पे सेम रहेगा, Q तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर दूसरे वाले की मैं लिखूं एक्सप्रेशन, तो उसमें एरिया हो जाएगा 0.5 A। एन जो है वो कितना हो जाएगा, 2N हो जाएगा। ये 2V हो जाएगा। क्यू सेम रहेगा। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या बनता है, 2 × 2 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। और अंदर जो है वही ANVQ बनेगा। सही बोल रहा हूँ? मतलब मैंने इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको और इसको। तो यहाँ पे 2 आ गया, अंदर वही ANVQ आ गया। अब ये जो ANVQ था ये आई के बराबर था, राइट? दिस वॉज इक्वल टू आई। तो कहने से ये आई है, तो यानी कि 2I के बराबर मेरा नया करंट आ रहा है, तो सी होना चाहिए, 32 का सी। प्रोपोर्शनैलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम भी 8 से 10 सवाल अभी तक हम, मिनिमम भी आई थिंक 6 to 8 क्वेश्चन हैव बीन अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी एंड चेंज। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है, इस पेपर के अंदर। एन इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड बाय, और मैं हर सवाल को डिफरेंट अप्रोच से कर रहा हूँ, मतलब बट इट्स लिटरली अप टू यू यार, कि आपको कौन सी अप्रोच बेहतर लगती है। मेरे ज़हन में जो पहला सोल्यूशन आ जाता है, लाइक द वे आई वांट टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, वो मैं कर देता हूँ। बट इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, आप रेशियो मेथड्स और इसको एक्सप्रेशन बना के, एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे रख के कैंसिल करके मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। आपको ओवर द टाइम पीरियड मल्टीपल तरीकों से चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। एंड यू विल सी माई अदर रिकॉर्डिंग्स ऑफ अदर ईयरली पास पेपर्स एंड टॉपिकल पास पेपर्स, तो आपको बहुत इस तरह का नज़र आएगा। इलेक्ट्रिक करंट is formed by moving charge carriers. What is not a possible charge on a charge carrier? Simply divide by the value of elementary charge and check if it's a whole number. जो होल नंबर नहीं होगा वो आपका जवाब हो जाएगा। इससे आंसर आएगा आई थिंक 3 आएगा। इससे डेफिनेटली कोई होल नंबर नहीं आ रहा, तो बी मेरा आंसर है। इससे 1E आएगा, इससे 2E आएगा, प्लस या माइनस से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बी मेरा आंसर है बिकॉज इसमें होल नंबर नहीं आ रहा। तो एलिमेंट्री चार्ज से जब आप डिवाइड करते हो आपके पास होल नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ऑलराइट। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज करेक्ट? इट कंसिडर्स द करंट एट अ जंक्शन इन अ सर्किट एंड इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात तो सही लग रही है, लेकिन सारे चेक कर लो, मुझे लग रहा है कि यही आंसर है, बट मैं बाकी भी चेक करूँ। कंसिडर्स द करंट एट द जंक्शन इन अ सर्किट एंड इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात गलत हो गई इसमें। सही है, ईएमएफ के ऊपर बात नहीं करता, करंट के ऊपर बात करता है, 34 का ए। सो लास्ट टू क्वेश्चंस, इनफैक्ट हाँ लास्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी इजी थियोरेटिकल। अब आ जाएं जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। द रेजिस्टर्स ऑफ टू वैल्यूज आर एंड कैपिटल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन दैट ऑफ आर, विच स्टेटमेंट अबाउट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज करेक्ट? कंबाइंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू से भी छोटा होगा। ये बात आपको 1000 दफ़ा बताई हुई है, आपको सिर्फ याद होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि ये 100 है और ये 10 है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस लेस देन 10 होगा। इट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो 35 का डी। अनदर इजी क्वेश्चन। सो 3 क्वेश्चंस यू गॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक एक मिनट से अंदर अंदर में हो गए। बहुत बड़ी बात है ये। इलेक्ट्रिसिटी के आपको 3 सवाल ऐसे मिल जाएं, और जो सबसे मुश्किल अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है वो ये है, विच वॉज नॉट इवन, इतना डिफिकल्टी लेवल था भी नहीं यहाँ पे। वो देखो, जैसे ही मैंने इस तरह की बात की तो अजीब सा सवाल आ गया। ओके, ये भी शायद ज़्यादा अजीब नहीं है। 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, जिसका मतलब है सबका रेजिस्टेंस बराबर है,
Which resistor dissipates the most power? Right. I think you would want to do this in terms of P is equals to I square R. R सबका सेम, तो अब देख लो जिसका I सबसे ज्यादा आएगा उसके अंदर पावर भी सबसे ज्यादा डिसिपेट होगी. एंड आई थिंक इन दिस सिनेरियो ए इज द वेरी ऑब्वियस आंसर. ए इज ऑब्वियस आंसर बिकॉज यहाँ पे करंट जो आएगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर उसने इधर और इधर स्प्लिट हो जाना है. तो इस अप्रोच की वजह से ये बहुत ही ईजी हो गया, ईजी टू सॉल्व हो गया. और 36 का डी हमें आंसर, 36 का ए मिल गया. अनदर क्वेश्चन. चलो ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा डेफिनेशन डेफिनेशन था या कोई याद करने वाली बात थी, बट स्टिल बहुत इजीली हो गया, बहुत जल्दी. तो अभी तक इस पेपर में कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिला जो मुझसे नहीं हुआ, वरना 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि पेपर वन करवाते हुए आई डू गेट स्टक एट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन पे या डायनामिक्स काइनेमेटिक्स के सेक्शन पे आके कहीं ना कहीं मैं खुद भी फंस जाता हूँ. न्यूक्लियड X with a proton number Z undergoes beta plus decay to form a nuclide Y may be represented using the equation shown. W क्या है और what is Y? तो प्रोटॉन नंबर जो है वो Y का क्या होगा? उसका एक प्रोटॉन नंबर कम होगा क्योंकि ये बीटा प्लस डिके है. और जो दूसरा पार्टिकल है वो न्यूट्रिनो होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है वो खुद एंटी पार्टिकल है, तो दूसरा वाला जो पार्टिकल होता है वो हमारे पास खाली न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं होता. बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो होता है, तो दिस इज जस्ट अ न्यूट्रिनो. सो बी आंसर होना चाहिए 37 का. वेरी इजी. This is the easy part, the nuclear physics, particle physics wala. Which fundamental particles form a hadron? Quarks. Quarks से hadron बनता है. न्यूक्लियॉन्स तो खुद hadrons होते हैं. अच्छा जी. The unstable nuclei X decays through a sequence of emissions of alpha and beta minus particles to form a stable nuclei Y. How many alpha and beta particles are emitted? इस तरह के क्वेश्चंस जिन्हें आप जितने ढूंढ सकते हो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, करो. I have found quite a few of these questions. बेटा अब ये तो पेपर के रिजल्ट आने भी पता चलेगा कि वो सही है या गलत. बट अगर आपको इक्वेशन लिखनी थी सिंबल्स की फॉर्म में तो डैश लिखना ऑब्वियसली ज़रूरी है इफ़ इट्स एन एंटी न्यूट्रिनो. एनी हाँ. सो कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल जो है वो रिलीज हुए होंगे टोटल कि ये पार्टिकल ये बन जाए, राइट? तो आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर, और उसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ सेंस बन सकती है यहाँ पे. सो द 218 goes down to 210. This can happen just using two alpha decays. अल्फा डिके दो हैं लाजमी. अच्छा, जो 84 था वो 83 बन गया. अब मैं बताता हूँ कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कंक्लूड कर लिया कि अल्फा डिके जो है वो दो ही हैं. उनमें तीन चार पाँच या एक का कोई मसला नहीं है. सो मैं बताता हूँ. बिकॉज जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो सिर्फ तभी चेंज होता है जब अल्फा डिके होता है. बीटा डिके में न्यूक्लियॉन नंबर ना बीटा प्लस ना बीटा माइनस डिके में अल्फा न्यूक्लियॉन नंबर में कोई चेंज आता ही नहीं है. तो इन वन अल्फा डिके द न्यूक्लियॉन नंबर चेंजेस बाय -4. अब ये दो दफ़ा ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो अल्फा डिकेज हुए हैं. तो आपने अपना नैरो डाउन तो कर लिया. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द आंसर, दिस इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. आपका आंसर बी या सी में से कोई एक है. सो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. ठीक है, आपका आंसर बी या सी पे है. अब आपने सोचना है आपके बीटा डिके कितने हुए हैं. अब ये सोचो कि जब अल्फा डिके हुआ होगा तो दो अल्फा डिके के दौरान इस नंबर में 84 में कितना चेंज आया होगा. अब ये सोचो ज़रा. अल्फा डिके के अंदर होता ये है कि आपका जो 84 है, ये जो आपका अल्फा डिके के अंदर ये होता है कि आपका जो ये वाला नंबर है ये -2 होता है, राइट? -2 होता है. अब दो अल्फा डिके हैं तो ये टोटल -4 हो जाएगा, यानी कि 2 × -2 करो तो यहाँ पे दिस वुड गो डाउन टू 84 वुड गो डाउन टू 80. 80 हो जाएगा, राइट? 84 में से अगर आप दो अल्फा डिके करें तो वो 80 हो जाएगा. अब 80 को वापस 83 पे कैसे लाएंगे? एक बीटा डिके के अंदर, एक बीटा डिके के अंदर +1 का चेंज आता है इन द प्रोटॉन नंबर. तो तीन बीटा डिके हुए होंगे, तीन बीटा डिके हुए होंगे, जिसका मतलब ये हुआ, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ.
दो अल्फा डिके की वजह से 84 वुड गो डाउन टू 80, और फिर यहाँ पे तीन बीटा डिकेज की वजह से ये 83 पे आ जाएगा। तो ये जो 1 और 3 लिखा था उसमें से ये सही है, सी आंसर हो गया। थोड़ा सा रफ और मेंटल वे में किया है, मतलब वर्बली बताया ज़्यादा, बट अगेन थोड़ी सी बस प्लस माइनस मैथ्स इन्वॉल्व है। You just have to remember very clearly कि अल्फा डिके में न्यूक्लियॉन नंबर में प्रोटॉन नंबर में क्या चेंजेस आते हैं, बीटा डिके में क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस ही आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने क्वेश्चन ढूंढ सकते हो करो। बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए, बट आई थिंक इन द लास्ट 5 years यू कुड फाइंड एटलीस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस लाइक दिस। ट्राई एंड डू देम, की प्रैक्टिस कर लेना। विच स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिव डिके इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूट्रिनोज नहीं emit होते अल्फा डिके में। द अल्फा पार्टिकल्स emitted from a radiative sample have a continuous range of kinetic energies. No, 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 no. They do not have a continuous range of. The beta minus particles emitted from a sample have a continuous range of kinetic energies. ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। Proton number of a nucleus decreases by 4 when it goes. No, not the proton number. It's the nucleon number. तो ये गलत हो गया। 40 का सी है। ये हो गया हमारा पूरा पेपर कंप्लीट। इट वॉजंट दैट हार्ड ऑनेस्टली। पता नहीं पता इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या है, बाकी ईयर्स के मुकाबले में इसका हाई था थ्रेशोल्ड या लो था, बट आई फाउंड दिस पेपर much easier than the ones that I have done in the past. बेटा ये पार्ट आपका, ये आप याद रख लें अब अली इस पॉइंट पे। बट एसेंशियली जितने भी एक पर्टिकुलर सैंपल से बीटा माइनस पार्टिकल्स निकलेंगे, सबकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रेंज ऑफ डिफरेंट एनर्जीज होंगी। जबकि अल्फा पार्टिकल की, हाँ क्लासेस जूम पे होंगी, क्लासेस जूम पे हुआ करेंगी। ग्रेड थ्रेशोल्ड 30, कुड हैव बीन 32 33 ऑनेस्टली। चलें जी, I'll see you in the next class which would be around the same time every single day till your exam। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।